सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मेरी जंग उसामा गाजी के साथ में आज आप जान सकेंगे। इधर दुआएं उधर धमकियां, नवाज शरीफ की बीमारी सियासत जोरों पर, मोदी का इलेक्शन से पहले नया ड्रामा, पाकिस्तान का सिफारती महाज पर क्लीन स्वीप, औरत मार्च पर इतना शोर क्यों, आखिरकार जीत नईमुल हक की हुई। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और ये है मेरी जंग। इस वक्त सियासी जंग का महवर बने हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब। पीपल्स पार्टी ने हुकूमती रवैये के खिलाफ दीगर सियासी जमातों से राब्ते का फैसला करते हुए APC बुलाने पर गौर शुरू कर दिया है। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात भी इसी सिलसिले की कड़ी करार दी जा रही है। नवाज शरीफ साहब बीमार हैं और वह सबके हत्ता के अहले खाना और सबसे बढ़कर वालिदा के इसरार पर भी अस्पताल जाने को तैयार नहीं है। पंजाब हुकूमत ने साबिक वज़ीर आज़म की बेटी मरियम नवाज के मुतालबे पर जेल में हेल्थ यूनिट कायम कर दिया है। हेल्थ यूनिट में 3 कार्डियोलॉजिस्ट मरहलावार ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत के बाद वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान डॉक्टर शहबाज गिल ने दोबारा नवाज शरीफ से मुलाकात की। डॉक्टर्स की तजवीज़ पर पंजाब हुकूमत ने जेल में नवाज शरीफ को एक्सरसाइज साइकिल फराहम करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के चीफ एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर नदीम मलिक और प्रोफेसर साकिब शफी ने कोट लखपत जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का चेकअप किया है। उधर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लिए सेहतयाबी की दुआ की है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपनी ट्वीट में कहना था कि मैंने वज़ीर आला पंजाब को हिदायत दी है कि नवाज शरीफ को इनकी मर्जी के मुताबिक इलाज फराहम करने के लिए मुल्क में मौजूद तमाम अस्पतालों की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। इन्होंने कहा कि विफाकी हुकूमत जहां भी जरूरत पड़ेगी मुआविनत फराहम करेगी और मेरी दुआ है कि इन्हें सेहतयाबी मैसर आए। क्योंकि इससे पहले ताना भी दिया जा रहा था मुख्तलिफ हलकों की तरफ से कि वज़ीर आज़म इमरान खान नहीं बात कर रहे नवाज शरीफ के हवाले से, जबकि नवाज शरीफ साहब मिलने गए थे अस्पताल में इमरान खान साहब से जब वो उनको हादसा पेश आया था और चोट लगी थी इलेक्शन से पहले। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान दुआएं दे रहे हैं तो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने हुकूमत को खुली धमकी दे दी। एक बात मेरी याद रख ले इमरान खान उसकी पार्टी, अगर इस मुल्क के सियासतदान को इनकी नालायकी की वजह से मियां नवाज शरीफ को नुकसान हुआ तो वो उसके कत्ल में उसको कत्ल समझा जाएगा। उसमें इमरान खान और उसके साथी मुकम्मल इन्वॉल्व होंगे और वो उससे बच नहीं सकते। खुर्शीद शाह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना है कि नवाज शरीफ की तबीयत ठीक नहीं है, सब सेहतयाबी की दुआ करें। सर्विसेज और जिना अस्पताल में इमराज कल्ब का शोबा ही नहीं है। अगर नवाज शरीफ को नुकसान हुआ तो वो कत्ल तस्वुर किया जाएगा और इसका कसूरवार हुकूमत को समझा जाएगा। खुर्शीद शाह का था कि बिलावल सियासतदान है, नवाज शरीफ से मिलते हैं तो कोई हर्ज नहीं। वज़ीर आज़म इमरान खान पर तनकीद करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि वज़ीर आज़म पूरे मुल्क का होता है, सिर्फ पार्टी का नहीं होता। इमरान खान ने खुद को अभी तक वज़ीर आज़म नहीं समझा, वो अब तक कंटेनर की सियासत कर रहे हैं। अब खुर्शीद शाह ने जो बातें कही इनका जवाब आप हैरान होंगे, शायद परेशान भी हों कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक जवाब भी आ रहा है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने जो बातें कही हैं जाहिर है कि आपको पता है कि किस तरह फवाद चौधरी साहब चुप रह सकते हैं। उन्होंने इन बातों का जवाब भी दिया है, जरा देखिए। खुर्शीद शाह कह रहा है नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो पर्चा इमरान खान पे काटेंगे। भाई तुम्हें नवाज शरीफ की फिक्र नहीं है, तुम्हें अपने जेल जाने की फिक्र है। इसलिए कि इन्होंने जो करतूत किए वो सबके सामने है। हम कहते हैं ना रो हिसाब दो, वो कहते हैं ना रो। एक तरफ खुर्शीद शाह हैं जो नवाज शरीफ की खराबी सेहत का जिम्मेदार हुकूमत को ठहरा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इन्हीं की पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज अहसन का मौकिफ इसके बिल्कुल बरक्स है। एतजाज अहसन ने गुज़श्ता रोज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि नवाज शरीफ का इसरार कि वो बहुत बीमार है मगर जेल से अस्पताल नहीं जाएंगे का मतलब है
कि इलाज लंदन में होना चाहिए। ऑपरेशन इलाज नहीं, तशखीस का मरहला है। इत्तेजाज अहसन का कहना था कि हैरत है नवाज शरीफ बच्चों की तरह जिद कर रहे हैं। जेल में नवाज शरीफ को कुछ होता है तो इससे बहरान पैदा होगा, जो कि नवाज शरीफ चाहते हैं। इत्तेजाज अहसन ने वाज़ेह किया कि नवाज शरीफ को कुछ होने की सूरत में जिम्मेदार वो खुद होंगे। इन्होंने नवाज शरीफ को जिम्मेदार ठहरा दिया। क्या नवाज शरीफ ये जाहिर करने की कोशिश में है कि पंजाब में इनके 30 साल इक़्तिदार में कोई ऐसा अस्पताल नहीं बना जहां वो अपना इलाज करवा सके? नवाज शरीफ मुल्जिम नहीं, मुजरिम है। इनके बैरून मुल्क इलाज का फैसला अदालत ही कर सकती है। अब ये बातें कोई और नहीं कह रहा, कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा नहीं कह रहा, पीपल्स पार्टी के अपने सीनियर रहनुमा कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दोनों सीनियर रहनुमाओं के मौक़िफ़ में वाज़ेह तज़ाद है। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज करवाने पर इमरान खान के तर्जुमान नईमुल हक का भी मौक़िफ़ सुन लें। ये तो उनका फैसला है। हमने तो मुकम्मल तौर पर कहा है कि जो वो कहेंगे हम करेंगे। जहाँ तक उनकी, क्योंकि वो जेल में इस वक्त कैदी हैं, अगर वो अदालत से रुजू करें, अदालत उनको इजाज़त दे दे तो फिर हमें तो कोई एतराज़ नहीं होगा। अब इस सारी सूरत हाल में ये मामला किस करवट बैठेगा? नवाज शरीफ साहब अस्पताल जाने पर राजी होंगे या अदालत से इन्हें जमानत और बैरून मुल्क इलाज की इजाज़त मिलती है? ये सब तो बहुत बड़े सवाल हैं और कोशिश करते हैं कि इनका जवाब लें। हमारे साथ हैं नौजवानों के बहुत ही पसंदीदा नौजवान सहाफ़ी सदीक जान। सदीक जान, ये अब जो हो रहा है लगता तो यह है कि अदालत ही कुछ कर सकती है, ना हुकूमत इससे ज़्यादा कुछ कर सकती है कि नवाज शरीफ साहब जहाँ चाहे इलाज करवा लें। अब बाकायदा एक मेडिकल यूनिट वहाँ पर है, लेकिन इससे भी मुतमईन नहीं है। अब यही है कि अदालत से कोई ज़मानत हो और फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब जहाँ चाहे इलाज करवा सकें, यही हल है। देखें उसामा साहब, ये जो हाल तो यही है कि अदालत से उनको रिलीफ मिले, लेकिन आप ये देखें कि ये सारे का सारा जो बयानिया बनाया जा रहा है, नून लीग के लोगों को बाकायदा कहा गया है कि आप मीडिया पे जाके हाइप क्रिएट करें और आप ये कहें और ये इस्टेब्लिश करें कि नवाज शरीफ की जान को खतरा है और वो बहुत शदीद बीमार हैं। एक तरफ तो जो बात आपने कही जो हम कह रहे हैं कि अगर नवाज शरीफ साहब बीमार हैं तो उनको, जैसे इत्तेजाज अहसन साहब ने कहा, बच्चों की तरह जिद ना करें, जाएं अपना इलाज करवाएं। पहले वो सर्विसेज हॉस्पिटल में थे, वहाँ से PIC ले जाने लगे तो वो वापस जेल चले गए। जिन्ना हॉस्पिटल में थे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजेक्ट मुस्तरद हुई तो वो फिर वहाँ से खुद ही चले गए। अब वो वहाँ से अस्पताल आने को तैयार नहीं है। असल बात समझें कि ये मामला क्यों किया जा रहा है। ये बात तो हम ये समझते हैं कि अगर वो बीमार हैं तो उनको शिफ्ट होना चाहिए, लेकिन वो शिफ्ट भी नहीं हो रहे। और जो ये एक बयानिया बनाया जा रहा है उसकी वजह क्या है? उसामा साहब ये बात समझें, अगर नवाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गई तो अगले 4 साल तक नवाज शरीफ साहब का बाहर आना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब की बेल ऑलरेडी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुस्तरद हो गई है। उससे बाद एक ही फोरम बचा है जो कि सुप्रीम कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट भी मुस्तरद कर देगी, सुप्रीम कोर्ट भी रिजेक्ट कर देगी, फिर नवाज शरीफ साहब एक ही सूरत में बाहर आ सकते हैं, वो है कि अगर उनको मेन अपीलों में बरी कर दिया जाए। और मेन अपीलें अगर अपनी बारी पे सुनी जाती हैं तो 2022-23 से पहले कोई इम्कान नहीं है कि नवाज शरीफ की मेन अपीलें सुनी जाएं। ये सारा बयानिया जो बनाया जा रहा है ये सिर्फ अदालत के उन जजेस पे दबाव डालने के लिए बनाया जा रहा है कि जो जजेस बेल की एप्लीकेशन सुन रहे हों तो वो जब टीवियों पे देखें कि हर वक्त नवाज शरीफ की बीमारी चल रही है, कि नवाज शरीफ बहुत शदीद बीमार हैं, खुदा न खासा किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, तो उन जजेस पे वो प्रेशर हो और वो इस दबाव में आके और नवाज शरीफ साहब को बेल दे दें। सिर्फ और सिर्फ ये बयानिया उस बेल को लेने के लिए बनाया जा रहा है। और सिद्दीक जान, लेकिन अब जो अदालतों में माहौल है वो तो देखिए ना, कहीं अदालत से, उसी अदालत से रिलीफ भी मिलता है मियां नवाज शरीफ साहब को या किसी एक शख्स को, और उसी अदालत से उनके खिलाफ भी फैसला होता है। तो अब ये कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता जिस तरह के नून लीग की तरफ से पहले लगते रहे इल्ज़ाम और वो गलत साबित होते रहे। अब अदालत ने तो फैसला करना है फैक्ट्स पर। तो हाई कोर्ट में जो गया था उसमें इन्होंने कहा था, अगर मैं गलत में तस्दीक कर दें, कि मियां नवाज शरीफ साहब को वो सहूलत मिल रही है जो जिससे बेहतर पाकिस्तान में सहूलत मैसर ही नहीं है। तो अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट में या तो कोई नए सबूत चले जाएं, नई कोई रिपोर्ट चली जाए कि खुदा न खास्ता उनकी हालत पहले से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, फिर कुछ हो सकता है। वरना तो वो हाई कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा वाज़ेह है। देखिए उसामा साहब, जो बात आपने कही उसमें हाई कोर्ट के फैसले में जुमला ये था कि नवाज शरीफ साहब को वो सहूलतें मिल रही हैं जो किसी भी इंडिविजुअल पाकिस्तानी को पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन सहूलियात इलाज की मिल सकती हैं। दूसरी बात, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब जमानत मुस्तरद की नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों को बुनियाद बना के बेल रिजेक्ट की है। तीसरी बात उसामा साहब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद जाके जेल में नवाज शरीफ साहब की नब्ज नहीं चेक करके देखेंगे कि वो बीमार हैं नहीं है, कोई उनको टेस्ट लगा के नहीं देखेंगे, उन्होंने डॉक्टर्स की रिपोर्ट को देखना है।
और जो 4 मेडिकल बोर्ड हैं, चारों मेडिकल बोर्ड ने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पे कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि कैद जो है उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा हो, उनको बेल दे दी जाए। तमाम डॉक्टर्स ने, चारों मेडिकल बोर्ड ने यह कहा है कि नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान के लाहौर के अस्पतालों में इलाज मुमकिन है, जो किया जा रहा है। लेकिन नवाज शरीफ साहब की जब बेल रिजेक्ट होती है तो वो उठ के और जेल चले जाते हैं और वहाँ जिद करके बैठ जाते हैं। अदालत ने शवाहिद दे के फैसला करना है, और शवाहिद ये हैं कि चारों मेडिकल बोर्ड ये कहते हैं कि नवाज शरीफ, क्योंकि देखें ख्वाजा हारिस साहब का पॉइंट क्या है, वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब घर की तरह का आज़ाद माहौल चाहते हैं, और वो अगर अस्पताल में भी रहेंगे एज ए सब जेल तो उनके असाब के ऊपर दबाव रहेगा। बात यह है, और दूसरा जो हमारे एक बयानिया बनाया जा रहा है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे उनको रिहा कर दिया जाए। देखिए, इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे कानून नहीं बदला करते। कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि जो कन्विक्टेड होगा, जो करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इस तरह के इल्जामात में जो शख्स सजा याफ्ता मुजरिम होगा, उसको सिर्फ एक ही सूरत में जमानत दी जा सकेगी, और वो ये होगी कि वो इतना शदीद बीमार हो जाए कि अस्पताल, पाकिस्तान के अस्पतालों में भी उसका इलाज मुमकिन ना हो और उसको मुल्क से बाहर भेजना हो, इसके अलावा और उसकी ज़िंदगी को खतरा हो उस सूरत में। लेकिन कोई मेडिकल बोर्ड, कोई डॉक्टर ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ साहब अगर कैद में रहे तो उनकी जान को खतरा हो। सिद्दीक जान, वक्त मेरे पास कम है, 2 बड़े अहम सवाल है। एक तो ये पहले बता दें, मैं पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब की मुलाकात पर भी आता हूँ, खुर्शीद शाह साहब क्यों कह रहे हैं उस पर भी मैंने आना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को तो जाहिर है कोई भी अदालत फैसला देगी तो फिर वो प्रेसिडेंट बन जाएगा। तो अगर मियां नवाज शरीफ साहब को जमानत मिलती है, हम तो समझते हैं इंसाफ होना चाहिए, अगर उनका हक बनता है ज़रूर मिले, और सुप्रीम कोर्ट से बेहतर कोई फोरम नहीं है इस डिसाइड करने का। लेकिन फिर ये भी तो मसला होता है कि सारे जो इस तरह के मरीज होंगे, हमारे जेलों में बहुत बुरा हाल है, लोग बहुत बीमार हैं, फिर उन सबको वही हक मिल जाएगा। देखें, एक तो बात यह उसामा साहब, ये देखने की बात है कि हर केस के मेरिट्स मुख्तलिफ होते हैं। जैसे शर्जील मेमन को बेल नहीं मिली थी, मेडिकल ग्राउंड्स पे डॉक्टर आसिम को मिल गई थी, इसी तरह हर केस के मेरिट मुख्तलिफ होते हैं, हर केस को उसके मेरिट्स पे देखा जाता है। ये ज़रूर है जो बात आप कह रहे हैं। अगर आप अडियाला जेल की बात करें तो अडियाला जेल में एक कैदी जो है बीमार, चाहे उसको कैंसर का मर्ज है, उसका जो बजट है वो 1 माह का 70 रुपये है। एक तरफ तो आम पाकिस्तानी, आम कैदी जो जेल में है उसकी कोई बात नहीं करता, लेकिन सब के सब नवाज शरीफ साहब के केस को, और देखें ये बात बार बार जो एतजाज़ हसन साहब ने भी कहा और समझने की है कि नवाज शरीफ साहब अब एक आम पाकिस्तानी शहरी की तरह नहीं है, वो कन्विक्टेड हैं, वो मुजरिम हैं, और उनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि उन्होंने कौम के टैक्स के पैसे को लूटा है, लूट मार की है, करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, और अपने बच्चों को 5 मुल्कों में, 5 बिराज़मों में जायदादें बना के दी, और वो बेटे आज पाकिस्तान नहीं आ रहे। पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है, बिलावल बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई नहीं बात कर रहा नवाज शरीफ साहब की बीमारी की तो वो हसन और हुसैन कर रहे हैं। और माजरत के साथ, आपके पास टाइम भी कम है, लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि जितने भी पाकिस्तान के करप्ट लोग हैं उनके लिए सबक है कि जिस औलाद के लिए वो करप्शन करते हैं, आज वो उस सतह पे हैं, अगर वो बीमार हैं तो उनके बेटे इस मौके पे भी उनका सहारा बनने के लिए तैयार नहीं है, और ना ही वो पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन एतजाज सब कुछ कह रहे हैं, बिलावल साहब की अलग सोच है, पीपल्स पार्टी तो APC बुला रही है, मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे हैं, खुर्शीद शाह कह रहे हैं कि कत्ल होगा, मियां नवाज शरीफ साहब को कुछ हुआ। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि इसी हफ्ते के अंदर या अगले 15 दिन के अंदर आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, इनको मनी लॉन्ड्रिंग केस में नैब ने तलब करना है। नैब के ऊपर बहुत शदीद दबाव है इस वक्त। दबाव यह है कि आप कानून के मुताबिक काम करें, क्योंकि जस्टिस गुलजार साहब के जो रिमार्क्स आए हैं पिछले हफ्ते नैब के बारे में कि नैब का आंगन टेढ़ा है, हर काम में इनके मामला गड़बड़ है, कोई इदारा नहीं है जो नैब का ऑडिट करे, जो नैब के मामला देखे। और जस्टिस गुलजार साहब सीनियर 3 जज हैं जिन्होंने अगला चीफ जस्टिस बनना है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुल्क को लूट कर खा गए उनको नैब हाथ डालते हुए नैब के हाथ जलते हैं, उनको पकड़ते हुए नैब के हाथ जलते हैं, छोटे छोटे लोगों के पीछे नैब भाग रहा है। पीपल्स पार्टी की परेशानी यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस तेजी से अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है और शायद बड़ी गिरफ्तारियां अगले 1-1.5 माह में हो जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, आपने सारा जो असल मामला है वो कर दिया। बड़ी बड़ी मेहरबानी आपकी। भारत में इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो गया है। भारतीय लोकसभा के इलेक्शन 11 अप्रैल से शुरू होंगे और 7 मराहिल में मुकम्मल होंगे। इंतखाबात का रिजल्ट 23 मई को आएगा। सियासत में फौज को घसीटने पर भारतीय इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी समेत तमाम सियासी जमातों पर इंतखाबी मुहिम में फौज की तस्वीर इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी है। उधर MNS के सरबराह राज ठाकरे ने पठानकोट और पुलवामा हमलों को इलेक्शन से जोड़ते हुए कहा कि इंतखाबात जीतने की कोशिश में 1-2 माह में कोई पुलवामा जैसा वाकया हो सकता है और मोदी नया हमला करा सकते हैं। कांग्रेस रहनुमा विजया शांति का कहना है कि हर आदमी खौफजदा है कि मोदी कब कौन सा बम किस पर फेंक दे, वो दहशतगर्द की तरह लगते हैं। खबरें तो मकबूजा कश्मीर से भी कभी अच्छी नहीं आई। काबिज भारतीय इंतजामिया का कश्मीर मीडिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके खिलाफ तमाम अखबारात ने एहतजाजन पहले सफे पर कुछ शाया नहीं किया। भारत की नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक को झूठे मुकदमे की तफ्तीश के लिए नई दिल्ली तलब कर लिया, जबकि कठपुतली इंतजामिया ने अमराज कल्ब में मुब्तला यासिन मलिक को भी कैद तन्हाई में डाल दिया।
मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने मीर वाइज उमर फारूक को मुकदमे में नामजद करके तफ्तीश के लिए नई दिल्ली बुलाने पर कठपुतली इंतजामिया को आड़े हाथों लिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर उन्होंने रद्दमल देते हुए कहा कि मीर वाइज उमर फारूक कश्मीरी मुसलमानों के मजहबी और रूहानी लीडर हैं। इस तरह के इक़दामात से भारतीय हुकूमत हकीकी मसाइल को छुपाने की कोशिश कर रही है। साबिक वज़ीर आला मकबूजा कश्मीर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर भारत में हुक्मरान जमात बीजेपी पर कड़ी तनकीद की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि बीजेपी मजहबी खलीज पैदा कर रही है, भारत में अक़लियतें खुद को महफूज नहीं समझ रही। उमर अब्दुल्ला की बात तो दुरुस्त है, क्योंकि जिस मुल्क की बुनियाद ही नफरत पर हो तो वहां की अक़लियतें कैसे महफूज होंगी। एक सर्फ के इश्तिहार में बच्चे जाने के सीन पर इंतहा पसंदों ने इस सर्फ के बायकॉट की मुहिम शुरू कर दी है। भारत में मुसलमानों पर किस तरह से जुल्म किया जा रहा है, जरा मुलाहिजा करें। भारतीय पुलिस उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के घर जला रही है। भारतीय इंतखाबात और नफरत की सुलगती आग पर हम बात भी करेंगे, लेकिन ये देखिए कि वहां मुसलमान किस तरह पिस रहे हैं और रियासती जबर किस तरह है। हिंदू इंतहा पसंद और पुलिस भी साथ मिली है। पुलिस वाले यहाँ पर आए, आगे उनसे कोई बदतमीजी कुछ नहीं, उन्होंने आके तोड़ फोड़ यहाँ पे कर दी। तो उसके ऊपर कोई लोगों ने बात बोली है, उसके ऊपर मस्जिद की दिखाई दी, जहाँ पुलिस वाले सब चले गए। यहाँ कम से कम 10-12 जनों को उठाया, उठाने के बाद यहाँ चले गए। वो जाने के बाद तो आगे हमें पुलिस वाला अंदर आया, उसने आगे मैं तरीकात कर रहा था क्या है क्या मोल नहीं है। उन्हें अंदर आगे तिल्ली दिखाई वहाँ पे, उसके अंदर 100 जने कभी लेडीज भी है, जेंट्स भी, सब गवाह है। मैं खुद गवाह हूँ। उसके अंदर कोई घायल भी हुआ इसमें? कोई इसके अंदर आग जल रही, सारे घायल है। अच्छा, जो घर चल रहे हैं इसमें गैस सिलेंडर भी है कहीं पर? गैस सिलेंडर भी है इसके अंदर जो फूटे हैं। अच्छा, इसके अंदर गैस सिलेंडर भी है जो फूटे हैं इसके अंदर। आग पुलिस ने लगाई है? हाँ जी, पुलिस ने लगाई है। पुलिस ने आग लगाई, पुलिस वालों किसी आग नहीं लगाई। इसी बारे में बात करते हैं। रोहित शर्मा से सहाफ़ी हैं, भारत सभी उन्होंने ज्वाइन किया है। रोहित, ये तो अजीब बात है कि भारत के अपने सीनियर सियासतदान जो दाएं बाजू के भी हैं, राज ठाकरे जैसे और सियासतदान, वो तो कह रहे हैं कि ये मोदी ने करवाए हैं ये हमले जो हो रहे हैं, और वो ऐसा आइंदा भी करवा सकते हैं, कोई दहशतगर्दी का वाकया ताकि इलेक्शन जीत सकें। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान ने मोदी साहब पे एक बहुत बड़ा एहसान किया। जिस समय मोदी साहब को कोई इशू नहीं मिल रहा था, जिस समय मोदी साहब अपनी पिछले 5 साल पहले जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो प्रोमिसेस पूरे नहीं दिख रहे थे, उस समय एक ऐसा इशू दे दिया और इलेक्शन विन उनकी सर्टेन कर दी। और इस प्लैंक पे न कांग्रेस ना अपोजिशन पार्टी दोनों के दोनों फ्लैट हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। जहां मोदी साहब दिख रहे थे कि ये पावर में नहीं आ पाएंगे, 200 सीट के आसपास जाएंगे, अब 250 बड़े प्यार से क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्योंकि नेशनलिज्म का इशू आ गया, जिसकी पायोनियर है बीजेपी। हिंदू नेशनलिज्म वो हमेशा से बोलते रहे हैं, वो इशू पाकिस्तान ने उन्हें दे दिया। प्रॉब्लम ये आ रही है, ऑपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग राज ठाकरे और इंक्लूडिंग उद्धव ठाकरे, इन सबको ये चीज समझ में आ गई कि अब दोबारा मोदी से लड़ना मुश्किल है, इसलिए दे आर ट्राइंग टू क्रिएट अनदर सैबोटाज। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी आर्मी को यूज कर रहे हैं, दूसरा हमला होगा, पिछला उसने कराया। इसके प्रूफ्स कहाँ हैं? कोई प्रूफ है नहीं। आप इंडिया में बैठे हो, प्रॉब्लम ये है कि उनके मांगे जा रहे हैं बालाकोट के हमले के कि कितने लोग मरे, मैं उस पर भी आता हूं। लेकिन रोहित, ये जो कुछ हो रहा है, आप पाकिस्तान का कह रहे हैं, तो पाकिस्तान तो कुछ नहीं कर सकता। जब 2 जहाज आ जाएंगे हमारी सरहद में तो फिर उनको गिराना पड़ेगा। अभी तो एक पायलट भी वापस कर दिया। खैर, क्या भारत में नेशनलिज्म जो आप कह रहे हैं अब उसका फायदा होगा मोदी को, तो ये नेशनलिज्म को बढ़ावा देंगे मोदी साहब और पाकिस्तान से नफरत को, बस अब इसी पर इलेक्शन होगा, ये बेचा जाएगा? सेल कर रहे हैं और सेल किया भी जाएगा। इलेक्शन से पहले होगा तो 100% किया जाएगा। ये बात पाकिस्तान को पता थी, उसके बाद भी अटैक हुआ। लेकिन ऑपोजिशन ये कह रही है कि मोदी साहब जवाब दें, बालाकोट का सच बताएं। पूरी दुनिया में जो लिखा जा रहा है उसमें पता चल रहा है कि सब झूठ है, कोई वहां पर लोग नहीं जान बहक हुए, और उस पर मोदी साहब कहते हैं जी आप फौज पर शक कर रहे हैं। जवाब मोदी साहब के पास भी नहीं। देखिए, मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। वो जो स्टेटमेंट देंगे उसको क्वेश्चन करना आसान है और क्वेश्चन किया भी जाना चाहिए इन अ डेमोक्रेसी। बट द प्रॉब्लम इज कि जब दूसरा आदमी पूछता है कि आप उसका प्रूफ दीजिए, तो वो एंटी नेशनल इसलिए साबित होता है क्योंकि आप आर्मी पे क्वेश्चन उठा रहे हैं। कितने लोग बालाकोट में मरे? बिल्कुल नहीं मरे, या 1 लाख मरे।
दैट्स इमटेरियल, द क्वेश्चनिंग ऑफ द आर्मी इज मटेरियल। ये बात अच्छी तरह से पता थी कि जब नेशनलिज्म का सवाल आता है तो मोदी पे गवर्नमेंट इंडिया के पब्लिक आंख बंद करके ट्रस्ट करती है, और उसके बाद पाकिस्तान ने एक ऐसा मौका दे दिया मोदी को कि वो नेशनलिज्म पे अपना स्टैंड क्लियर कर सके। तो इट इज अगेन अ प्रॉब्लम के इस प्लान के बाद तो ऑपोजिशन यानी फौज के पीछे इन वाकयात के पीछे छुप रहे हैं फिर तो मोदी। तो भारत में जो कुछ कश्मीरियों के साथ हो रहा है, रोज वीडियोस आ रही हैं, उनको मारा जा रहा है, मुसलमानों के हवाले से अगर कोई इश्तिहार भी चल जाता है एक बच्चे का कि जो मस्जिद में जा रहा है, उस पर भी इतनी नफरत है। और अब तो कश्मीर में हालात आपके सामने हैं कि अखबारात भी नहीं छप रहे, तो ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत क्यों फैलाई जा रही है? देखिए, कश्मीरी के साथ मारपीट हो रही है, हाँ ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं हमारी निगाहों में, और उस पे प्राइम मिनिस्टर का बड़ा स्टर्न स्टेटमेंट था कि अगर ऐसा कुछ हो तो गवर्नमेंट बिल्कुल सीधे सीधे एक्शन ले। गवर्नमेंट ने एक्शन लिया भी है। कश्मीरीज आर फ्री टू मूव इन द कंट्री, और हमारे इंडिया में, रेस्ट ऑफ इंडिया में, जम्मू कश्मीर के बाहर कश्मीरीज बहुत हैं जो कि यहाँ पे जॉब करते हैं, जो कि हमारे साथ रहते हैं, जो कि हमारे साथ यहाँ बिजनेस करते हैं, ठीक है, एम्पल ऑफ देम। तो एक दो इंस्टेंसेस हुए, वो कोई पैमाना नहीं होता। देन सॉफ्ट एक्सेल की ऐड की जो बात कर रहे हैं, हाँ कुछ बाइकआउट कश्मीरी कुछ यूथ ने किया था, एक दो ब्रांड्स का कि इंडियन ब्रांड्स का किया जाए, ऐसे बाइकआउट पहले भी होते रहे हैं, लेकिन वो बाइकआउट नॉर्मल में बंद हो जाते हैं। अब इंडिया में ये नॉर्मल बात है, ये सब कुछ हो रहा है। जो आज वीडियो हमने मुसलमानों के घरों को, मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, इट्स नॉट नॉर्मल नाउ, ये आम सी बात हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित शर्मा, आपने भारत से हमें ज्वाइन किया। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इस बार पाकिस्तान में यौम ख़वातीन बहुत जोशो खरोश से मनाया गया। ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में औरत मार्च के नाम से रैलियाँ निकाली गई, जिनमें ख़वातीन और हज़रात की कसीर तादाद ने शिरकत की। मकसद था ख़वातीन के हुक्म के बारे में आगाही देना। ये रैलियाँ तो 8 मार्च को निकली और ख़त्म भी हो गई, लेकिन सोशल मीडिया पर औरत मार्च को लेकर एक मार्च अब भी जोरों शोर से जारी है। गोया एक जंग है जिसमें दोनों तरफ से एक दूसरे पर खूब बढ़ चढ़कर हमले किए जा रहे हैं। बहस का मरकजी नुक्ता है औरत मार्च में शुरुका के मुख्तलिफ प्लेकार्ड्स और इन पर लिखी गई इबारतें। सोशल मीडिया पर एक तबके का दावा यह है कि इन प्लेकार्ड्स पर जो इबारतें लिखी हुई थीं, इससे तो यह लगता है कि मार्च का मकसद खवातीन को इनके हकूक के बारे में आगाही देना नहीं, बल्कि मजहब, माशरे और ख़ानदान के खिलाफ बगावत के जज्बात उभारना था। यह नतीजा मार्च के शुरुका के कतबों पर लिखी गई इबारतों से अखज़ किया गया है कि इस मार्च का मुद्दा मादर पिदर आज़ादी के सिवा कुछ नहीं। इस दावे के मुखालिफिन का कहना है कि मर्दों के इजारादार माशरे से औरतों की आज़ादी हज़म नहीं हो रही। इल्ज़ाम यह भी है कि इस हवाले से सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले पोस्टर अज़ खुद बनाकर मार्च को बदनाम किया जा रहा है। इस ग्रुप का दावा यह है कि वक्त अब बदल रहा है, ख़वातीन ना सिर्फ अपने हुकूक से मुकम्मल तौर पर आगाह हो रही हैं, बल्कि इसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन सवाल सादा सा है कि यह हद कौन सी है, कहाँ जाकर ख़त्म होती है? मजहब की अगर बात करें तो इस्लाम में औरत हर रूप पे काबिल एहतराम है। माँ है तो औलाद की जन्नत, बेटी है रब की रहमत और बाप की आंखों की ठंडक, बीवी है तो शौहर की मददगार, गमगुसार और बहन के रूप में भाई का मान। इस्लाम में औरतों को जो मकाम हासिल है, अफसोस का मकाम यह है कि माशरे में अक्सर उसे वो नहीं मिलता। लेकिन क्या औरतों का दिन मनाकर इस खराबी को दूर किया जा सकता है? औरत मार्च में लगने वाले नारे क्या हद से तजावुज़ तो नहीं? इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं मोहतरमा तूबा साहिबा, जो कि समाजी कारकुन भी हैं और ऑर्गेनाइज़र भी हैं। तूबा साहिब, ये बताइएगा कि ये जिस तरह के प्लेकार्ड्स मुसलसल नज़र आ रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइजर्स को, आप जैसे लोगों को भी इस पर परेशानी हुई है कि ये तो रिप्रेजेंट नहीं कर रही उस सोच को जो हमारे माशरे की है या हमारी रिवायात तहजीब को? नहीं जी, मैंने प्लेकार्ड्स तो देखे हैं, उनमें से कुछ तो जैसे आपने बताया डॉक्टरेट भी हैं, फोटोशॉप भी बहुत चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी समझें कि ये औरतें शायद बहुत सीन में पहली बार एहतजाज पे बाहर निकली हैं
और जिस किस्म का हमारे माशरे में, आप वाकिफ होंगे, आप टीवी पर आते हैं, आप खबरें भी ज्यादा मेरे से जानते होंगे, देखते होंगे। आज ही मैंने खबर पढ़ी कि एक औरत को इस बात पे मार दिया गया कि खाना ठंडा दिया गया। तो ये खाना खुद गर्म करने का जो मामला है, जो आप लोगों को या जनरली हमारे मुल्क में बहुत छोटा समझा जाता है, इस मुल्क में औरतें कत्ल होती हैं, इस पे औरतों को मारा जाता है। और जहाँ तक प्लकार्ड्स का मसला है, तो मेरे ख्याल से जहाँ प्लकार्ड्स पे आप ये भी तो देखें कि एक पूरी मैनिफेस्टोज हर शहर में जहाँ जहाँ मार्च हुआ, एक पूरा मैनिफेस्टो निकाला गया, एक पूरी डिमांड्स की लिस्ट थी। उन डिमांड्स को बिल्कुल मुकम्मल तौर पे रद्द कर देना और सिर्फ प्लकार्ड्स पे फोकस करना, जो प्लकार्ड जो होते हैं वो तो एक तरह से आपके गुस्से का इजहार है, ठीक है। और आप ये भी देखिए कि इसमें हर उम्र की लड़कियां, हर तबके की लड़कियां, हर कौम की लड़कियां शामिल हैं और उन सबके मसाइल मुख्तलिफ हैं। अगर आप एक 18 साल की लड़की से जो कि स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, पूछेंगे तो उसके लिए शायद सबसे बड़ा मसला ये होगा कि लड़के उसे घूर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी घर में बैठी हुई औरत से पूछेंगे जिसका मियाँ उसे मारता है, तो उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस बड़ा मसला है। तो आप ये भी समझे कि औरत कोई एक मोनोलिथ तो है नहीं, एक किस्म की औरत तो इस मुल्क में है नहीं। हम सबका ताल्लुक मुख्तलिफ तबकों से है, मुख्तलिफ कौमियतों से है, मुख्तलिफ खानदानों से है, मुख्तलिफ जातों से है। तो मसाइल भी उतने ही मुख्तलिफ किस्म के होंगे और डिमांड्स भी उतनी मुख्तलिफ किस्म की होंगी। क्या ये देखिए, अगर तो डॉक्टर्स हैं गलत किए गए हैं वो अलग बात है, लेकिन कुछ तो है जो मीडिया में विजुअल्स में नजर आ रहे हैं, मैंने देखे हैं, वो तो उस तरह से बहुत मुश्किल होगा कि विजुअली आप उसको किसी तरह से बदल दें। यकीनन कुछ तस्वीरें जो मैंने बयान किया वो भी ऐसे हैं जो मैं नहीं दिखा सकता। कोई एक ऐसा नहीं है जिसको हम कवरेज दे सके नेशनल टेलीविजन पर, बहुत से ऐसे हैं। तो क्या आइंदा उनका ख्याल रखा जाएगा कि आप इससे तो नुकसान पहुंचा रहे हैं जो एक अगर अच्छी कॉज है, अगर हुकूक की औरतों की बात करें उसको। अच्छा, मैं क्योंकि मुझे नहीं पता आप किस प्लकार्ड की बात करें, वरना मैं जरूर जवाब देती उस बात का कि कौन से प्लकार्ड क्या है। इस तरह तो बहुत से प्लकार्ड्स हैं, हजारों प्लकार्ड्स थे। तो अगर आप मुझे ये पता चल जाए कि वो कौन सा वाला है जिस पे बहुत एतराज है, मैं बात कर सकती हूँ। अगर आपने वो देखा हो, खाना मैं गर्म कर दूंगी फिर बिस्तर आगे, वो बात मैं दोहरा भी नहीं सकता, इस तरह की बातें भी हैं। वो हमारे तस्वीर आप देखिए तो वो डॉक्टर है, वो तस्वीर डॉक्टर है, वो कामी फिट है, वो ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है इस मुल्क के अंदर। उन्होंने ख्वाजा सिराओं के लिए बहुत काम किया है, मुझे लगता है शायद उनके काम को भी देखना चाहिए इसमें। और जहाँ तक डिमांड्स की बात है, तो उसमें हमारी जो डिमांड्स थी उसमें तो हमने बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन की भी बात की, हमने कम से कम उजरत की बात की, हमने घरेलू मुलाजिमीन के लिए, डोमेस्टिक औरतों के हुकूक, देखिए आइन और कानून के मुताबिक उसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। जुल्म हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कानूनी तौर पर उनको पकड़ना चाहिए, उनको सजाएं होनी चाहिए। हो रही उसामा, आप मुझे खुद बताएं, अगर आपको ये मालूम है ये सब कुछ हो रहा है, तो आज टीवी पे फिर उन मसाइल पे बात क्यों नहीं हो रही, उन मैनिफेस्टोस पे बात क्यों नहीं हो रही, ये सिर्फ मसाले की बातें क्यों हो रही हैं? मेरे नजदीक तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस समाज में जहाँ औरतों को हर दूसरे दिन ऑनर किलिंग के नाम पे मारा जाता है, आज टीवी पे अगर औरत की बात हो रही है तो वो उन प्लकार्ड्स की बात हो रही है। क्या हमें इस बात से शर्म नहीं आएगी? क्या हम ये नहीं सोच रहे कि इस महाशरे में, हमारे माशरे में औरतों को जिंदा दरगोर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, जलाया जा रहा है। और आज जो आज से कुछ दिन पहले जिसने कोहिस्तान के मसले पे जो औरतों को मारा गया था आवाज उठाई, बिल्कुल सही। पहले 3 दिन पहले एबटाबाद में जो लड़की को जिंदा जलाया गया था, उसके जितने भी उसमें लोग मुलविस थे उन सबको आजाद कर दिया गया, उनको बेल दी गई। मैं अर्ज करूंगा, मेरी गुजारिश सुनिए कि जब यही बातें आप जो टेलीविजन पर कर रही हैं, ये बातें वहां भी हो सकती थी, लेकिन वहां अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वहां एक तरफ हमें ये बातें होती नजर आई, वहीं पर आप देखें, जी वहीं पर हमें डांस भी होता देखा है। और मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो देखिए कि आप इतनी सीरियस इशू कर रहे हैं, फिर वो एक डजंट मतलब साउंड गुड। अगर देखने में भी वो सही नहीं लगता कि बात क्या हो रही है और वहां माहौल क्या है, चलिए उसको भी छोड़ दें। लेकिन तो मैं आपको बता रही हूं, हजारों प्लकार्ड में से अगर कोई 20 टीवी पे चला तो उन्होंने सारों को सबोटाज कर दिया। देखिए तो उन आज ये बिल्कुल इस तरह तो साहिबा के उठाए थे, औरतों ने तो वहां से कम से कम इसलिए कि लाखों मर्द होंगे जो इज्जत देते हैं अपनी बीवियों को, लेकिन कोई एक अगर जुल्म करता है तो वही खबर बनती है। तो इसी तरह से अगर ये हजारों प्लेकार्ड थे, उनमें से एक काबिल एतराज था, तो खबर तो फिर वही बनेगी कि ये नहीं होना चाहिए। आपको अपनी न्यूज मेकिंग पे गौर करना चाहिए। फिर ये सवाल मेरे से तो नहीं, तो मीडिया हजरात से सवाल है कि क्या ये आप अपना हक कैसे अदा कर रहे हैं इस कौम और मुल्क के साथ? क्या आप इस क्या आप समझते? अच्छा, आपका ख्याल है कि अगर, चलिए सिर्फ इतना, मेरे पास टाइम कम है, तो बस साहिबा मुझे मेरी गुजारिश सुन लें
अगर जो काबिल एतराज़ थे जिनका मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं नहीं टेलीविजन पर दिखा सकता, मेरी मजबूरी है, आप कह रही हैं कि वो सारे गलत थे, हालांकि कहीं भी आप सोशल मीडिया पर देख लें, किसी ने जिसने उठाए हुए थे उसने बहुत कम ऐसे लोगों जिन्होंने जवाब दिया। कुछ ऐसे हैं और मैंने अर्ज कर दिया कि वो कुछ जो है उनको डॉक्टर किया गया था, नहीं लगाया गया था तस्वीर को खराब करके। लेकिन जो इस तरह के आप कम से कम ये तो माने कि इस तरह के हमारे माशरे में अगर किसी ने गलत बात कही है जो हम नहीं टेलीविजन पर दिखा सकते तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए और वो जस्टिफाई नहीं होता। अगर आप उस एक प्लकार्ड की बात कर रहे हैं, वो बिस्तर वाला और जो भी आप कह रहे हैं, तो मैं ये मानने को तैयार हूँ कि शायद वो वहां नहीं होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया। मेरे नजदीक सवाल इस वक्त वो नहीं है, क्योंकि मार्च का मकसद शायद इतना छोटा नहीं था जितना आइन और कानून में है। सोशल मीडिया पे सब बना और जो भी औरतों के हुकूक के खिलाफ बोलेगा या उनके साथ कोई जुल्म और ज्यादती होती है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, आइन कानून के तहत मिलनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुबस एक्टिविस्ट हमारे साथ ही, इसी बारे में हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन कर लिया है। और ये मकबूल जान साहब ने, दानिश्वर हैं, साफ़ी हैं, और ये सब ये जो बात हो रही है कि ये तो औरतों के हुकूक के लिए मार्च था और ये सिर्फ चंद प्ले कार्ड्स को लेकर इसको शोर मचाया जा रहा है, तो ये सारे इवेंट पर एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, सारे इवेंट पर एतराज़ लगा दिया गया है ये सोचकर। देखिए, बुनियादी तौर पर ये जो पूरी की पूरी आज़ादी निस्वा की तहरीक है, ये बेसिकली कॉर्पोरेट कल्चर ने दो चीज़ों के खिलाफ खड़ी की थी। एक तो यह है कि खानदानी निज़ाम को किस तरह ख़त्म किया जाए, और दूसरा ये था कि शर्म और हया जो है उसको तबाह बर्बाद किया जाए, क्योंकि उसकी वजह यह है कि पूरी की पूरी ये दोनों चीज़ों को बाहर निकालते हैं, ख़त्म करते हैं, तो औरत जो है वो मार्केट के अंदर आती है। बेसिकली औरत एक प्रोडक्ट है उनके लिए, और उस प्रोडक्ट को वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उस खानदानी जिंदगी से बाहर लाया जाए और उसको सामने पेश किया जाए। हर एक जो उनका पूरा तहजीबी इर्तिका है वो औरत के गिर्द घूमता है। आप देख लें कि दुनिया का जो ओल्डेस्ट प्रोफेशन है, जिसे प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं, वो भी दो चीजों को खत्म करने के बाद है। पहले तो खानदानी जिंदगी खत्म की ताकि उस औरत को वहां से निकाला जाए, और दूसरा शर्म और हया खत्म किया। आप सारे नारे पढ़ लें उनके, किसी और कोई हक नहीं मांगा हुआ, सिर्फ यह है कि खानदान से कैसे आजादी मिलती है, और दूसरा यह है कि शर्म और हया खत्म की जाती है। ये है दो बुनियादी मकासद। और कभी मैं समझता हूँ कि इन खवातीन को जो ये लेके निकली हुई हैं, पाकिस्तान के अंदर एक कोर्स होना चाहिए कि जिन माशरे के अंदर इन औरतों को इस तरह की आज़ादी हासिल की, वहाँ उनके साथ बीती क्या। आप सोच सकते हैं कि एवरी सेकंड मिनट एक औरत रेप होती है अमेरिका के अंदर, सिर्फ एक मुल्क के। हालांकि यूरोप में उससे ज्यादा एक क्राइम का रेट है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजाब जो है वो यूके के अंदर औरतों के मुंह पे फेंके जाते हैं। हालत यह है कि 1 मिलियन चिल्ड्रन जो हैं वो आउट ऑफ द वेडलॉक पैदा होते हैं, वो भी टीनेज मदर्स के लिए, और उनके बच्चों की निगहदाश्त करने वाला कोई नहीं होता। चंद दिन वो है जिसे कहते हैं गुड़िया बन के खड़ी होती हैं, उनके गिर्द दुनिया होती है। कभी कहते हैं तुम ओलंपिक बनोगी तो खूबसूरत होगी, कभी कहते हैं तुम्हारा साइज 0 होगा तो खूबसूरत होगी, कभी कहते हैं तुम्हारा टैन होगी तो खूबसूरत होगी। तो 10-15 दिन के साल की जो जिंदगी होती है उसकी चकाचौंध के अंदर रहती हैं। आप अंदाजा करें कि घर से निकाल के वो ऑफिस लाते हैं। लेकिन और ये सब देखिए, औरतों के हुकूक के लिए बात करना, आवाज उठाना, ये तो अच्छी बात है। ये जो अंदाज था या जो नारे या प्ले कार्ड जो लिखा जा रहा था वो दुरुस्त नहीं है। कंपैरिजन कहाँ होता है? अमेरिका के अंदर जो क्राइम ऑफ पैशन है, गर्ल्स जो है किल्ड बाय एक्स बॉयफ्रेंड एंड हस्बैंड, वो तकरीबन 3000 पर ईयर की रेशो के हिसाब से बनती हैं, और उसको क्राइम ऑफ पैशन करार देके उसको गायब कर जाते हैं अलग। और ये सब मेरा एक नुक्ता नज़र यह है कि अगर हम इस इवेंट्स पर ही एतराज़ करने लग जाएंगे तो कहा जाएगा जी ये एहतजाज भी नहीं अब कर सकते, अपनी आवाज़ नहीं पहुंचा सकते। ये तो बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल है कि आप आके अपनी राय का इजहार कर सकें, आप आकर जलसे जुलूस कर सकें, एहतजाज कर सकें इस तरह के। पहली बात तो ये है कि औरतों के ऊपर जो जुल्म है, जो ज्यादती है, उसका मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। उसका दुपट्टे के साथ क्या ताल्लुक है कि दुपट्टा तुम अपनी आंखों में डाल लो? उसका इस चीज के साथ क्या ताल्लुक है कि तुम मैं इस तरह करके बैठ गई? उसका इसके साथ का ताल्लुक है कि माँ बहन एक होगी। ये हुकूक का मुतालबा है। इसमें एक बैनर मुझे बताएं जो हुकूक के लिए। उसका इस बात से क्या ताल्लुक है खाना खुद गर्म करना चाहिए? उसका इस खुद ढूंढो। यानी औरत को सिर्फ इतना को हक चाहिए कि वो खाना गर्म करके ना दे, औरत को इतना हक चाहिए कि वो मोजा ना ढूंढ के दे, औरत को इतना हक चाहिए कि जनाब उसके वो दुपट्टा पहने बगैर बाजार में आए। लेकिन जिन औरतों के साथ जुल्म होता है, जिनके साथ ज्यादती होती है,
आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस है, जिसकी मिसाल अभी तूबा भी दे रही थी, तो उसके लिए फिर क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए औरतों की हिफाजत के लिए, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए? देखिए, आप मुझे बताएं कि क्या गाली देना जो है वो हुकूक की आज़ादी होती है? आपको गाली देने की आज़ादी दे दी जाए, जैसे मर्द देते हैं उस तरह आपको गाली देना शुरू हो जाए। यानी आप मुझे अंदाजा करें, क्या किसी मुहज़्ज़ब मुआशरे के अंदर फांसी की डेफिनेशन है कि नहीं है? दुनिया में है ना। आपने वो सारी की सारी वो डिमांड की है कि मुझे फौज क्यों नहीं होने दिया जाता, मैं आवारा हूँ, मैं बदचलन क्यों नहीं होने दिया जाता। आपका जो मॉरल फैब्रिक है टूट चुका हुआ है, आपके ताल्लुकात की लेवल इतना ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि तुम आप भी उसी तरह की जिंदगी गुजारना चाहते हो जिस तरह की, यानी एक मर्द अगर जलील और रुस्वा किस्म की और गंदी जिंदगी गुजारता है तो आपका हक है कि गंदगी जिंदगी गुजारने का। ये कहाँ के इंसाफ है भाई, ये कहाँ के डिमांड है भाई? आप मुझे एक बताए, कारोबारी के खिलाफ एक फैमिली लाइफ के बारे में उसमें अब्यूज होता है। एक आपको पता है कि 50 लाख अमेरिकन बच्चे जो हैं वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार होते हैं हर साल, 50 लाख। ये वहां से मुआशरे में मसला सारा ये है कि आप दीन की तालीम देते हैं, आप बखावत को बताते हैं कि आज शुरू होना बिल मारूफ, क्या कमाल किया है कि तुम नरमी से पेश आओ। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आप गिने हैं औरतों के बारे में कहा गया, लेकिन नहीं, हम तो उससे निकलना चाहते हैं ना, हम उस बंधन से निकलना चाहते हैं। और औरत का बुनियादी रोल जो है इंसान की तारीख में पैदा होने से जिबिल्लत में रखा गया है, जो रोल है वो ये है कि दुनिया की सबसे नाजुक तरीन चीज जो है, दुनिया की सबसे मुश्किल तरीन चीज इंसान है उसकी तरबियत करना है। उसको छोड़ के आप उसको पायलट बना नहीं होगा, फिर उसको छोड़ के आप उसको अपना जरूरत इस चीज़ की है, बहुत शुक्रिया और ये मकबूल जान साहब, ज़रूरत इस चीज़ की है कि इक़्तिदार को जहन में रखते हुए ही एहतजाज होना चाहिए, और जहाँ कई औरतों पर जुल्म होता है उस पर के ख़िलाफ़ ना सिर्फ सख्त अल्फाज में मजम्मत होनी चाहिए, कानून का इतलाक़ होना चाहिए और सख्त सज़ाएँ मिलनी चाहिए। तभी हम देखेंगे कि औरतों का इस्तेहसाल इस मुल्क से ख़त्म होगा, और शायद फिर ये एहतजाज में भी इस तरह की आवाज़ें ना उठें, लोगों को डिस्करेज किया जाए कि जिससे फिर पूरा एहतजाज या औरतों के हकूक़ पर ही बात करने के बजाय इन मौज़ूआत पर बात करना पड़ जाती है। खबर यह है कि पाकिस्तान को सिफारती तन्हाई का शिकार करने की साजिशें अपनी मौत आप मर गई हैं। हालात ये है कि आलमी फ़क़ पर नया पाकिस्तान क्लीन स्वीप कर रहा है और दुश्मनों के दिल पर सांप लौट रहे हैं। क्रिश्चियन साइंस मॉनिटर नामी अमरीकी जरीदे ने भी एतराफ़ किया है कि पाक भारत एटमी कशीदगी खत्म करने में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने अहम किरदार अदा किया, जिस पर वो अमन के नोबेल इनाम के हकदार हैं। यह है आलमी महाज पर पाकिस्तान का क्लीन स्वीप। हकीकत यह है कि पुलवामा हमले की आड़ में मोदी एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। नजर पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई पर थी और इलेक्शन में क्लीन स्वीप मिशन था, लेकिन उल्टा लेने के देने पड़ गए। अल जजीरा, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, रॉयटर्स, हर किसी ने भारत को झूठा करार दे दिया। राज फाश होने पर भारत में मोदी की रुसवाई हो रही है तो अमन के लिए किरदार अदा करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की पजीराई हो रही है, और यह है सिफारती महाज पर पाकिस्तान का क्लीन स्वीप। क़याम पाकिस्तान से अब तक की तारीख पर नजर दौड़ाएं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के बैक-वक्त अमेरिका और रूस से ताल्लुकात अच्छे रहे हों, लेकिन अब ऐसा ही हो रहा है। यह है सिफारती महाज पर पाकिस्तान का क्लीन स्वीप। ईरान में हालिया खुदकुश हमले के बाद ईरानी क़यादत ने जहां इल्ज़ाम सऊदी अरब और यूएई पर लगाया, वहीं दहशतगर्दी के बारे में पाकिस्तान से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ताज़ा खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान हसन रूहानी को फ़ोन करके इस हवाले से जल्द खुशखबरी सुनाने की यकीन दहानी कराई है, जिस पर ईरानी क़यादत ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। सऊदी अरब और ईरान इस्लामी मालिक हैं, मगर बदकिस्मती से दोनों के ताल्लुकात खुशगवार नहीं, लेकिन पाकिस्तान की कामयाबी यह है कि इसके दोनों से बेहतरीन ताल्लुकात कायम है। यह है सिफारती महाज पर पाकिस्तान का क्लीन स्वीप। हकीकत यह है दुनिया पाकिस्तान की तरफ मुड़ रही है। लग्जमबर्ग के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, जर्मनी के वज़ीर ख़ारजा इसी महीने आ रहे हैं, यूरोपीय यूनियन से भी इसी महीने नया मुआहिदा होने जा रहा है। वज़ीर ख़जाना असद उमर ने भी यह खुशखबरी सुनाई है कि अगले 2 हफ्ते में कौमी ख़जाने में $4.1 अरब का इजाफा होगा। यह है सिफारती महाज पर पाकिस्तान का क्लीन स्वीप। लेकिन अभी एक क्लीन स्वीप बाकी है। पाकिस्तान ने FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप की सरबराही से भारत को हटाने का मुतालबा किया है। दलील यह दी है कि भारतीय डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर के होते हुए ग्रुप में पाकिस्तान का गैर जानिबदाराना तज्जिया मुमकिन ही नहीं। क्या यह मुतालबा माना जाएगा? बात करते हैं आलमी उमूर के माहिर सीनियर तज्जियाकार जनाब मुईद यूसुफ से। मुईद यूसुफ साहब, ये बताएं कि ये जो इस हालिया कशीदगी जो पाक भारत हुई, भारत की तरफ जारियत हुई,
उसके बाद जो पाकिस्तान के तर्ज अमल को सराहा जा रहा है, ये पाकिस्तान की बड़ी जीत है, आप समझते हैं? देखिए, दो बातें मैं कहूँगा। पहले ये बात तो दुरुस्त है कि खारजा पॉलिसी मुझे लगता है इस हुकूमत की एक सिल्वर लाइनिंग है। बाकी जो महाज हैं उन पे तो कोई कारकर्दगी अभी तक इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन बहरहाल खारजा पॉलिसी में पाकिस्तान ने मशरिक़ वुस्ता और ईरान को भी किसी हद तक बैलेंस किया है। अमेरिका से भी ताल्लुकात कुछ बेहतर हो रहे हैं, साथ चीन तो जाहिर बात है कि अलाय है वगैरह। लेकिन जहाँ तक आप बात करें परसेप्शन की, तो देखिए एक क्राइसिस के मोमेंट से ओवरऑल परसेप्शन तब्दील नहीं होती। पाकिस्तान को जो सराहा गया है दुनिया में, वो ये अभिनंदन जो पायलट पकड़े उसको छोड़ने पे और पाकिस्तान का वो यूनिलैटरल जो एक एक्शन था, और फिर ये कहने पे कि हमें जंग नहीं चाहिए, रिस्ट्रेंट चाहिए, क्राइसिस के हवाले तक मेरे नज़दीक आपने इदारे भी देखे, कुछ मीडिया पे गुफ्तगू भी देखी जिसमें पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको सराहा गया है। लेकिन ओवरऑल हकीकत ये है कि मुझे कम से कम वाशिंगटन की हद तक जहां मैं बैठता हूं, कोई पाकिस्तान के लिए हमदर्दी नजर नहीं आती बदकिस्मती से। और ओवरऑल वो मामला जो है वो वहां पर भी बेहतरी की गुंजाइश है। मगर साहब, पाकिस्तान के अमेरिका और रूस से पहले कभी नहीं हुआ कि दोनों से अच्छे ताल्लुकात हों। कोल्ड वॉर का एरा हमने देखा, सिर्फ अमेरिका के साथ ताल्लुकात थे। अब हम देख रहे हैं कि चीन से तो अच्छे हैं ही, भारत के से कुछ अमेरिका नाराज हो रहा है, मोस्ट फेवरेट नेशन का वो मामला भी वापस हो रहा है। $3 बिलियन की रशिया से भारत ने डील की है, उस पर अमेरिका नाराज है। लेकिन पाकिस्तान, रूस, चाइना, अमेरिका सबको साथ लेकर चल रहा है। देखिए, बैलेंसिंग एक्ट तो पाकिस्तान अपनी डाइवर्सिफाई तो कर रहा है ऑप्शन। यही मैंने कहा कि उस तरह तो इस हुकूमत की कारकर्दगी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे नज़दीक ठीक रही है कि वो बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जहां आप ये कह रहे हैं कि रूस से अगर इंडिया ने डील की तो अमेरिका कुछ नाला है, तो फिर जब पाकिस्तान रूस से अपने ताल्लुकात बेहतर कर रहा है तो अमेरिका उस पर भी नाला होगा। देखिए, जब भी आप बैलेंसिंग करते हैं तो ये मामला तो होंगे, ये तो नहीं हो सकता कि आप सबको खुश रखेंगे। लेकिन बुनियादी बात वहीं आ जाती है कि पाकिस्तान पे अफगानिस्तान के हवाले से भी जो अमेरिका से ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं, बहुत आसान है उंगली उठाना। दुनिया कब से ये उंगली उठा भी रही है, और मुश्किल हो गया पाकिस्तान को इस बात से निकलना कि ये जो दहशतगर्द तंजीमें क्या कर रही हैं, कोई ताल्लुक है नहीं है। और वो बद से बदनाम बुरा वाली बात है कि अगर पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं भी कोई है तो वो दुनिया जो है वो उसको उस तरह सब एक हिस्ट्री है ना, वो अफगान जंग की। अब अमेरिका के भी आला अफसर ने कहा कि जी वहां से अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। ये भी लगता है कुछ टाइम तो लगेगा। लेकिन असद उमर साहब ने जो खत लिखा है कि FATF से भारत को निकाला जाए, पाकिस्तान के खिलाफ वहां मुसलसल लॉबिंग कर रहा है भारत, क्या पाकिस्तान की मानी जाएगी बात? देखिए, पहली बात तो ये कि जो ये मौक़िफ़ है कि हिंदुस्तान को उसमें नहीं होना चाहिए, वो तो दुरुस्त है। जाहिर बात है, एक इस वक्त जो हालात हैं उसमें बायस तो होगा हिंदुस्तान। और जहाँ तक लॉबिंग की बात है, देखिए दुश्मन का यही काम होता है। ये हम बारहा बात करते जाते हैं, हिंदुस्तान लॉबी कर रहा है, जिस तरह पता नहीं क्या तूफान आ गया। अगर वो लॉबी नहीं करे तो बड़े बेवकूफ़ हैं। पाकिस्तान को भी करना चाहिए, और अगर अच्छी तरह नहीं करे तो और करना चाहिए। ये तो तमाम ममालिक करते हैं। जो सवाल है असल FATF का आपका, उस पे जो चीजें हमें दुरुस्त करनी है अपनी इकोनॉमी में, जो टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से चीजें हैं, वो लिस्ट है एक पूरी, और वो जब तक नहीं होगी तो हम इस ग्रे लिस्ट से नहीं निकलेंगे। हाँ, इसका एक सियासी पहलू भी है। सियासी पहलू ये है कि दुनिया प्रेशर और भी डालती है अगर ताल्लुकात ठीक ना हो मजबूत बाकी पर भी उम्मीद करते हैं जी, और जब सेशन है उससे पहले पाकिस्तान होगा FATF पे, और ये जो ब्लैक लिस्ट है वो तलवार लटक रही है उससे बच जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मोहिद यूसुफ साहब आपका। प्रोग्राम का ख़त्म हो गया, वरना आज एक बात और करनी थी। मैं 1-2 जुमलों में एक मुश्किल है बात मुकम्मल करना। फवाद चौधरी साहब लगता है उनको हार मारनी पड़ गई है, उनसे इख्तियारात वापस ले लिए। MDPTV लगाने के वज़ीर-ए-आज़म ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, और नईमुल हक और फवाद चौधरी के जो जंग लग चुकी थी उसमें लगता है कि फवाद चौधरी की हार हुई है, नईमुल हक साहब को फतह हुई है। और वो शेर जो फवाद चौधरी ने गालिब का कहा था नईमुल हक के लिए, बना है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो अब शायद उनको अंदाज़ा हो गया होगा किसकी कितनी आबरू है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मेरी जंग जारी।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।